बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस का। ठीक है, हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टडी कर चुके थे, साइटोप्लाज्म हमने स्टडी कर लिया था। अब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट मल्टीपल ऑफ ऑर्गेनेलीज को हम स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहला जो ऑर्गेनेली है जिसको हमने स्टडी करना है वो न्यूक्लियस है। जैसा कि आप लोगों को पता है, न्यूक्लियस क्या है, आपके पास कंट्रोल सेंटर है आपके पूरे न्यूक्लियस की एक्टिविटी का। ठीक है, पूरी सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। क्यों न्यूक्लियस है? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमाटिन कह लें, क्रोमोसोम कह लें, या जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। ठीक है, देखें, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं पहले तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को। तो यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उसके पास क्या होती है? न्यूक्लियर इन्वेलप्स भी प्रेजेंट होती है। लाइक जो है एनिमल सेल है, ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट होगा? इन दिस सेंटर। जबकि अगर हम लोग प्लांट की बात करें वो भी यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा? एक साइड पे पुश हो जाएगा। क्यों पुश होगा? क्योंकि वैक्यूल का साइज बहुत लार्ज होता है। ठीक है, अब स्फेरिकल न्यूक्लियस टिपिकली ऑक्यूपाई करता है 10% ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि 10% जो यूकैरियोटिक सेल का वॉल्यूम है उसको कवर किया होता है किसने? न्यूक्लियस ने। और न्यूक्लियस जो है वो रोल प्ले करता है एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। और कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल से मुराद क्या है कि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने वाला क्या होगा? सेल होगा, न्यूक्लियस होगा। इट परफॉर्म टू मेजर फंक्शंस। अब मेजर फंक्शंस कौन से हैं? सबसे पहला है कि स्टोर करता है हेरिडिटी मटेरियल्स। ये मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, दैट इज का डीएनए। सेकंड क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है सेल की एक्टिविटीज़ के साथ, लाइक ग्रोथ हो गया, प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, या सेल डिवीजन हो गई। ये सब चीज़ें कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस होगा। ठीक है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या होगा? बिल्कुल ना तो फ्लूइड की फॉर्म में होगा ना तो किसी सॉलिड की फॉर्म में होगा, यानी कि सेमी लिक्विड या सेमी फ्लूइड आप लोग बोल सकते हैं। इसको आप लोग बोलोगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था ना, साइटोसोल प्रेजेंट होता है, वाटरी टाइप का मटेरियल, ना बहुत ज़्यादा वाटर ना बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में, तो उसको आपने कहा साइटोप्लाज्म में। इसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी इस तरह का एक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको आप न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। विद इन द न्यूक्लियोप्लाज्म यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियर मटेरियल, दैट इज कॉल्ड क्रोमाटिन। ठीक है, क्रोमाटिन जो कि ऑर्गेनाइज हो जाएगा किसमें? क्रोमोसोम में ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमाटिन क्या है? क्रोमोसोम ही है, बट ये थ्रेड लाइक फॉर्म में होगा जिसका कोई अभी स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो क्रोमाटिन होगा। जैसे ही ये क्रोमाटिन कंडेंस होकर किसी शेप में आ जाता है तब आप इसको बोलते हैं क्रोमोसोम, और ये कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस कंटेन करता है वन और मोर न्यूक्लियोलाई विच सिंथेसाइज राइबोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियोलाई बनाता है जिसने एक न्यू ऑर्गेनेली डेवलप करना होता है, दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, जिसने आगे से डिसाइड करनी होती है प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर देखें, आपको येलो ब्लॉक नज़र आ रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि डीएनए और आरएनए प्लस एटीपी, ठीक है, इनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो अलाउ करता है एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड एटीपीज आर अलाउ टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस। ये सारे इनको अलाउ किया जाता है कि वो न्यूक्लियस में एंटर हो जाए। राइबोसोमल सब यूनिट जो लार्ज है एंड स्मॉल सब यूनिट, राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, लार्ज एंड स्मॉल। ठीक है, एक 40S का होता है और एक 80S का होता है। विच आर बिल्ट इन न्यूक्लियोलाई, ये कहाँ पर बनता है? न्यूक्लियोलाई के अंदर बनता है। और ये क्या है? एग्जाम्पल है मटेरियल की जो अलाउ करता है कि न्यूक्लियस को लीव कर दे और एंटर हो जाए कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, न्यूक्लियस को लीव करता है, छोड़ता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है, और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाता है एज एन ऑर्गेनेली। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बनेगा, क्या बनेगा न्यूक्लियस के अंदर? जहाँ पर न्यूक्लियोलाई है वहाँ पर क्या बनेगा? राइबोसोम। राइबोसोम जैसे ही बन जाएगा तो वो कहाँ पर निकल आएगा? न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रक्चर, ये देखें आपके पास है न्यूक्लियोलस का। अब यहाँ पर देखिए, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, स्मॉल स्मॉल से होल्स को न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। ठीक है, और फिर क्या है? ये जो कवरिंग है न्यूक्लियर इन्वेलप की है, और यहाँ पर ये जो थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं काफ़ी सारे, ये क्रोमाटिन है, और दरमियान में डार्क स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस का है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर स्मॉल से आप लोगों को येलो कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वो सारे राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ और एक होता है
रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे किसी किस्म के कोई राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसके ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच होंगे। जैसे आपको ये जो अभी नज़र आ रहा है ये कौन सा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, यानी कि कवरिंग है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसने कंप्लीट इनक्लोज किया होता है न्यूक्लियस को और उसके कंटेंट को ड्यूरिंग दिस सेल्स लाइफ साइकिल। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन थी तो उसने सेल के कंटेंट को सेव किया हुआ था, इसी तरह से न्यूक्लियर इन्वेलप है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है जिसने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो कंटेंट है उनको क्या करना है, सेव करके रखना है। इट इज़ अ स्पेस, डबल लेयर इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो स्पेस होगी न्यूक्लियस के अंदर उसको आप लोग क्या कहेंगे, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, एंड इट्स कनेक्टेड विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो किसके साथ जाके अटैच होगी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेट का मतलब क्या है कि ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और बता रहे हैं कि वो दोबारा बन जाएगा कहाँ पर, जब डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यानी एक सेल से जब दूसरा सेल बन रहा होगा, मदर सेल के टाइम पे क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और जैसे ही न्यू सेल की फॉर्मेशन होगी जिसको आप डॉटर सेल बोलोगे तब वो दोबारा रिफॉर्म हो जाएगा। इनसाइड अगर बात करें न्यूक्लियर इन्वेलप की तो यहाँ पर प्रोटीन्स की लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, उन लाइनिंग्स को आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना। ये बाइंड होता है क्रोमाटिन के साथ और उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर है और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखें आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर रिंग सब यूनिट प्रेजेंट है, ल्यूमिनल सब यूनिट है। ये ल्यूमिनल जो है प्रोटीन की, ठीक है, लेयर होगी प्रोटीन्स के कॉलम्स की वजह से है। फिर कॉलम सब यूनिट है, न्यूक्लियर बास्केट है, ठीक है, एनवर सब यूनिट है। ये मल्टीपल्स ऑफ क्या है, उसके कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। ठीक है, इन कंपोनेंट्स को अब हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसके ऊपर टाइनी टाइनी से बहुत स्मॉल से होल्स होंगे। इन होल्स को आप लोग क्या नेम दे देंगे, न्यूक्लियर पोर का। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट है, स्मॉल होल्स हैं, पोर्स हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया जाएगा, न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स को बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि जैसे कि भी हमने अभी पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम बनेगा वो कहाँ पर आ जाएगा, न्यूक्लियस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में। तो यानी कि क्या है, पोर्स क्या है, पैसेज होते हैं कि किसी चीज़ ने इन आना है या आउट मूव करना है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के परमिएबल यानी कि अलाउ करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक प्रोटीन है, लार्ज प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, वो अलाउ करते हैं टू एंटर इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाएगी। अ न्यूक्लियर पोर इज मेड अप ऑफ इलेबोरेट स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर पोर देखें होल्स हैं और उसका जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई है उसको कहेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेवरल सब यूनिट से मिलकर बनी होगी। ठीक है, जो भी हम ऊपर डायग्राम में स्ट्रक्चर्स देख आए हैं, एक होगा एनुअल सब यूनिट। अब ये जो एनुलर सब यूनिट है उसको सराउंड किया होगा इनसाइड ऑफ द पोर्स। ठीक है, ये जितना भी इनसाइड पोर होगा वो कौन सा होगा, कहाँ किस में किसके साथ बना होगा, एनुलर सब यूनिट से। जबकि जो कॉलम सब यूनिट है वो मेक करेगा वॉल ऑफ कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जो पोर्स है न्यूक्लियर पोर्स वो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स से मिलकर बने हुए हैं। इसकी जो आउटसाइड है वहाँ पर एनुलर सब यूनिट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसकी जो वॉल है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, कॉलम सब यूनिट। जबकि जो रिंग सब यूनिट है वो अटैच होंगे आउटसाइड ऑफ द कॉलम पे। एंड फोर्थ वन इज ल्यूमिनल सब यूनिट। ये धंसे हुए होंगे किसके अंदर, पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, इनटू द न्यूक्लियर इन्वेलप। सारा स्ट्रक्चर आपको ये जो कंप्लीट दिखाया जा रहा है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसका है, आपके पास न्यूक्लियर पोर्स का बता रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने बता दिया कॉम्प्लेक्स है, फिर मल्टीपल्स ऑफ सब यूनिट बताए हैं और ये सब यूनिट्स को बताया जा रहा है उनकी अकरेंस की बेस पे। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक में आपको क्या बताया जा रहा है, इन सेल दैट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंड थस रिक्वायर सफिशिएंट नंबर ऑफ राइबोसोम। अगर लार्ज अमाउंट के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है सेल की तो उसको क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में राइबोसोम्स की ज़रूरत है। दिस साइज ऑफ न्यूक्लियोलस इज़ कंसिडरेबल, और उसके लिए न्यूक्लियोलस का साइज भी को भी कंसीडर रखना पड़ता है क्योंकि जिसके अंदर राइबोसोम ने प्रेजेंट होना है, जिस जहाँ पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होनी है।
एट द वन ऑनसेट ऑफ माइटोसिस, जैसे ही माइटोसिस स्टार्ट होती है तो क्या होता है, जो सिंगल न्यूक्लियोलस है सेल के अंदर प्रेजेंट वो डिसअपियर हो जाएगा, और डिवीजन के बाद न्यू न्यूक्लियोलस क्या होगा, दोबारा बन जाएगा फ्रॉम NORS। ठीक है, उसके बाद देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, टाइनी फिब्रिल्स यूजिंग एक्सटेंड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, टाइनी फिब्रिल्स भी प्रेजेंट होंगी जो एक्सटेंड करेंगी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एंड मेक क्या बना देगी, बास्केट लाइक सा स्ट्रक्चर जो हमने अभी पढ़ा था, न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है, ऑन द न्यूक्लियर साइड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जिनको आप लोग क्या नेम देंगे, न्यूक्लियर बास्केट का। ठीक है, जो किससे मिलकर बनी होंगी, फिब्रिल्स से मिलकर बनी होंगी। उसके बाद देखें आपके पास क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक प्रोमिनेंट डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा था, एक सर्कुलर सा आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था डार्क कलर में, वो क्या था, न्यूक्लियोलस था। इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। देयर मे बी वन और टू न्यूक्लियोलाई इन दी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में आपने पढ़ा था ना, वन और मोर न्यूक्लियस भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोलाई हो सकते हैं। न्यूक्लियोलाई ने क्या करना होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये मैन्युफैक्चर करता है सब यूनिट जिन्होंने कंबाइन होकर क्या बना देना, राइबोसोम। क्योंकि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ जो राइबोसोम है उसके दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट, 40S का एंड 80S का। ठीक है, न्यूक्लियोलाई फॉर्म होगा एट अ सर्टेन साइट इन क्रोमोसोम, जिसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। ये जो भी हम लोगों ने भी ब्लॉक में पढ़ा था, NORS। ठीक है, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन। द DNA फाउंड एट NORs इनकोड द राइबोसोमल RNA। फिर ये क्या करेगा, DNA क्या करेगा, NORS की हेल्प से क्या बना देगा, राइबोसोमल RNA। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है जो न्यूक्लियोलस है वो कंसिस्ट करता है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है दानेदार से स्ट्रक्चर्स होंगे, एंड फिब्रिल्स यानी कि हेयर लाइक से कंपोनेंट्स भी होंगे, एंड DNA। ये मल्टीपल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स है न्यूक्लियोलस के। ठीक है, द ग्रैनुलस कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर ये जो येलो कलर में स्मॉल स्मॉल से स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, दानेदार, दाने की तरह से हैं। ठीक है, ये जो बाकी सारा आपको क्या नज़र आ रहा है, फिब्रिल्स के फॉर्म्स में होगा। ठीक है, हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म्ड, ये जो राइबोसोमल यूनिट है वो ऑलरेडी बन चुके होंगे। फिब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोम। फिब्रिल जो है रॉ मटेरियल ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट से मिलके बने होंगे। फॉर एग्जांपल RNA यानी कि राइबोसोमल RNA मॉलिक्यूल और एसोसिएटेड प्रोटीन्स की बात की जा रही है। उसके बाद देखिए क्रोमाटिन और क्रोमोसोम की हम लोग बात करते हैं। तो क्रोमाटिन और क्रोमोसोम का मतलब क्या है, दोनों एक ही हैं, स्ट्रक्चर की बेसिस पर उनका नेम डिफरेंट किया गया है। न्यूक्लियस कंटेन करता है स्ट्रिंग लाइक फाइबर्स। ठीक है, यानी थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली आप क्या बोलते हो, क्रोमाटिन, जो कि कंपोज हुआ होता है DNA एंड प्रोटीन से। जो स्ट्रक्चर है क्रोमाटिन का वो क्या रिवील करता है कि ये सीरीज ऑफ बीडेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, मोतियों की तरह का स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर प्रेजेंट, जिनको आपने क्या नेम दिया, न्यूक्लियोसोम्स का। न्यूक्लियोसोम्स में बता रहे हैं कि जो DNA है, DNA का जो स्टैंडर्ड वो रैप हुआ होता है ग्रुप की फॉर्म में, और वहाँ पर स्मॉल प्रोटीन्स पड़े होती हैं जिनको आप लोग क्या नेम देते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स का। बीड लाइक से स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियोसोम, और उसी के अराउंड जो है DNA रैप हुआ होता है, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल प्रोटीन्स, दैट इज कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद देखिए ड्यूरिंग इंटरफेस क्या बताया जा रहा है, जब सेल क्या करता है, कैरी आउट करता है नॉर्मल फंक्शंस, तो क्रोमाटिन डिस्पर्स हो जाती है थ्रू आउट द न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ टेंगल ऑफ फिब्रिल्स। ठीक है, व्हेन दिस सेल बिगिंस टू डिवाइड, जैसे सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम क्रोमाटिन का जो स्टैंड होता है वो कंप्रेस होकर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में आ जाता है। इस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम की जो होती हैं आर्म्स होती हैं। ठीक है, और इनको आप लोग नेम देते हैं क्रोमाटिड्स का, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट होता है जिसके साथ उसकी आर्म्स अटैच हुई होती हैं उनको नेम देते हैं सेंट्रोमियर का। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है क्रोमोसोम, क्रोमाटिन होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इंटरफेस के स्टार्ट में नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है तो क्रोमाटिन डिस्पर्स होता है, तो डिवीजन के स्टार्ट होने पर क्या होना शुरू हो जाता है, क्रोमाटिन कंडेंस होकर क्या कर देता है, एक स्ट्रक्चर में आता है, उसका नेम क्या होता है, क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम की आर्म्स होती हैं, उन आर्म्स को आप लोग नेम देते हैं क्रोमाटिड्स का, और ये क्रोमाटिड्स जिस सेंटर पॉइंट के साथ अटैच होती हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बॉक्स में बताया जा रहा है इनसाइड न्यूक्लियस ऑफ एवरी ह्यूमन सेल देयर इज 6 फीट लॉन्ग डीएनए। ठीक है, कितना डीएनए का बताई हुई है लेंथ, 6 फीट लॉन्ग, और ये डिवाइड हुआ हुआ इनटू 46 इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ईच 1.5 इंच लॉन्ग, वन ऑफ ईच क्रोमोसोम। ठीक है, ये इसकी लेंथ बताई जा रही है। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमाटीन्स, क्रोमाटीन्स आप बताए जा रहे हैं कि टू टाइप्स के होते हैं क्रोमाटीन। एक होती है यू क्रोमाटीन, यानी कि यू का वर्ड जिधर भी लिखा जाता है उसका मतलब होता है ट्रू साइंस में। यू क्रोमाटीन इज जेनेटिकली एक्टिव क्रोमाटीन, ये क्या होगा, जेनेटिकली एक्टिव है, इन्वॉल्व इन ट्रांसक्राइबिंग आरएनए टू प्रोड्यूस प्रोटीन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बता रहे हैं कि आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। और अदर काइंड को आप लोग बोलते हो हेट्रोक्रोमाटिन, इट इज डीएनए इज जेनेटिकली इनएक्टिव। ठीक है, यू क्रोमाटिन जिसको आप ट्रू बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, ट्रू का मतलब क्या है, वो एक्टिव होगा जेनेटिकली। एक्टिव से मुराद क्या है कि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा, आरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा। जबकि जो हेट्रोक्रोमाटिन होगा वो ऐसा क्रोमाटिन होगा जो कि इनएक्टिव होगा जेनेटिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक था आज का हमारा टॉपिक। और ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर आपको वाज़िया हो जाएगा कि ये आपके पास क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम का ये जो सेंटर पॉइंट है जिसके साथ आर्म्स अटैच हैं, इनको आप कहते हैं सेंट्रोमियर। इन आर्म्स को आप लोग क्या बोलते हो, क्रोमाटिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, कंडेंस किस्म का क्रोमोसोम है, पहले क्या है, थ्रेड लाइक प्रेजेंट है। अब ये देखें, क्रोमाटिन फाइबर्स है। ठीक है, ये सारे फाइबर्स मिलते हैं और इस तरह से आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए न्यूक्लियोसोम, बीड लाइक स्ट्रक्चर पढ़ा है अभी आप लोगों ने, ये देखिए ये व्हाइट कलर का जो जो भी आपको नजर आ रहा है ये सारे क्या है, न्यूक्लियोसोम्स है। ठीक है, इनके अराउंड क्या हुआ है, रैप हुआ हुआ है डीएनए। और यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, ब्लू कलर में हिस्टोन प्रोटीन्स भी अटैच हैं इसके साथ। ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है तब एक डीएनए कंप्लीट स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, इस डीएनए को अगर हम ओपन, इस क्रोमोसोम को अगर हम ओपन करते हैं तो इस तरह का हम लोगों को स्ट्रक्चर नजर आता है। उसके बाद देखें, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्गेनिज्म इज स्पेसिफिक। ठीक है, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम के जो नंबर होते हैं एज लो एज 2, यानी कि हमेशा पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ एंड, अगर एंड या राउंड वॉर्म्स में देखा जाए तो 2 होंगे, और मोर मे बी देन 1000, 2 से 1000 की फॉर्म में हो सकते हैं। एंड एज इन द इंडियन फर्न्स की बात की जा रही है विच हैज़ 1260 क्रोमोसोम्स होंगे, इट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन a species does not correlate to the complexity of organism। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं हम कह सकते कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, जितना कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी इन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपके पास जो 1000 के फॉर्म में भी क्रोमोसोम हो सकते हैं, तो वो आंट कितना सा होती है, कितने छोटे से ऑर्गेनिज्म है। और उसी को कंपेयर किया जाए अगर ह्यूमन बीइंग के साथ, तो ह्यूमन बीइंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, लेकिन इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, 46। और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पेसिफिक होते हैं, इनका इंक्रीज और डिक्रीज जो है वो बहुत सीरियस किस्म के सिंड्रोम काज करता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट के आपको जो न्यूक्लियस का टॉपिक है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपना न्यू टॉपिक जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके टाइप्स को अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।